दोस्तों, कल हमने पाठ 9 3.4 ऋण की हड्डी पढ़ा था। उसमें आधा ही अभ्यास देख पाए थे। उसमें रामस्वरूप की एक बेटी रहती है, उनको देखने के लिए कुछ मेहमान लोग आने वाले रहते हैं। उसकी माँ उसको तैयार होकर बैठने के लिए बोलती है, पर वह नहीं होती है। तखत वगैरह ला के तैयारी करते हैं मेहमान लोग के बैठाने की। इतना तक हमने पढ़ा था। इसके आगे क्या है आज देखते हैं। प्रेमा रामस्वरूप की जो पत्नी है वह कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा लेते, लड़की अपने हाथ रहती और उतनी परेशानी उठानी ना पड़ती। पर तुम तो, प्रेमा कहती है अपने रामस्वरूप को कहती है कि तुमने पढ़ा लिखा कर सर चढ़ा लिया है। अगर इंट्रेंस पास करा लेते तो हाथ में तो रहती, इतनी परेशानी हमें नहीं उठानी पड़ती। पर तुम माने ही नहीं। रामस्वरूप बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है? कल ही बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ही ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हल करोगी। रामस्वरूप अपनी पत्नी की बात को काटते हुए कहता है कि चुप रहो, उनके सामने अलग ही ढंग से जिक्र होगा, पर तुम चुप नहीं रहती, बात उगल देती हो। उनके आ जाने तक पता नहीं क्या हाल होगा। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। प्रेमा कहती है कि ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तुम्हारी जैसी मर्जी होगी वैसी करना, मुझे मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे तैसे तैयार कर दो ना। सही पाउडर वैसे ही बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे और नाश्ता तो तैयार है ना। रामस्वरूप कहते हैं कि उमा को तैयार कर देना, पान लेकर भेज देना और नाश्ता तैयार है कि नहीं यह पूछता है। इतने में रतन का आना उनके नौकर का आना होता है। इधर ला, इधर बाजा, नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा। उधर से चद्दर बिछाते हैं, बोलते हैं बाजा इधर ला रख दे, और चद्दर खोलकर एक छोर और दूसरे छोर को पकड़कर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं है। प्रेमा कहती है कि नाश्ता तैयार है, कुछ नमकीन बना देती हूँ क्योंकि मीठा ज़्यादा खाएंगे नहीं, चाय तैयार है, टोस्ट भी तैयार है, किंतु मक्खन नहीं है। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। रामस्वरूप कहते हैं कि तुम्हें भी ठीक वक्त में याद आती है, मक्खन वाले की दुकान जो है दूर है। अब रतन यहाँ का काम करेगा कि दुकान जाएगा? चपरासी को कहा था किंतु वह नहीं आया है। प्रेमा, यहाँ का काम कौन सा ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया। वह कहते हैं कि यहाँ ज़्यादा काम नहीं है, कमरा ठीक है, बाजा और सितार तो आ ही गया है। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में करना है, ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर से रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो है। वह कहते हैं कि नाश्ता तैयार है, सब ट्रे में रखा है बगल वाले में, तुमको पकड़ा दूंगी, इतनी देर में मक्खन आ जाएगा, इतनी देर में रतन मक्खन लेकर आ जाएगा। सिर्फ 2 ही आदमी आने वाले हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीले से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। रामस्वरूप कहता है कि हाँ ठीक है, गोपाल प्रसाद और खुद लड़का ही आएगा। अपनी बेटी को कहते हैं कि उनसे कह देना कि करीन से आए, ये लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी दकियानुसी बातें करते हैं, खुद पढ़े लिखे होकर लड़की पढ़ी लिखी ना हो ऐसा सोचते हैं। प्रेमा और लड़का, रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। रामस्वरूप बताता है कि तुम्हें तो बताया था कि उनका बाप अगर शेर है तो लड़का सवा शेर है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, शादी का सवाल दूसरा और तालीम का सवाल दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और बापों को ऐसी कोरी सुनाता कि ये भी। वह कहते हैं कि अपनी मजबूरी है, अपनी लड़की की शादी करना है, नहीं तो इनको कोरी सुनाता। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है रतन, कोई आया है? रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी से मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वो आ गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, और तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? रतन बताते हैं कि कोई आए हैं। रामस्वरूप
दरवाजे से सर बाहर निकाल कर देखते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो लोग आ गए, और नौकर से को चिल्लाते हुए तेज स्वर में कहते हैं कि तू अभी तक यहीं खड़ा है, गया नहीं मक्खन लाने। सब चौपट कर दिया। अरे उधर से अंदर के दरवाजे से जा, नौकर अंदर जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। कहती है कि उमा को समझा देना कि वह थोड़ा सा गा देगी। इतने में प्रेमा अंदर जाती है तो धोती बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओह यह बाजा नीचे ही रख गया कमबख्त। प्रेमा कहती है कि यह बाजा तो नीचे ही रखा गया है। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप बाजा उठाकर जैसे ही ऊपर रखने के लिए करते हैं, उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रामस्वरूप, हाँ 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 आइए आइए, हाँ हाँ हाँ। रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ 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 अंदर आ जाइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उसके लड़के शंकर काना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभव और फितरती महाशय है। उनकी आंखों को देखकर लोक चतुराई की झलक आती है और आवाज़ से काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय लगता है। उनका लड़का कुछ खीसे निपोरने वाले नौजवानों में से है। उनका बेटा कैसा है? दांत दिखाने वाले, हंसने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इसकी खासियत है। इनकी आवाज़ पतली है और झुकी कमर एक खासियत के रूप में है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेत गिर पड़ता है। रामस्वरूप दोनों हाथ मलते हुए कहते हैं कि इधर आइए, इधर बैठिए। जो आए रहते हैं मेहमान, उसमें बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, किंतु बेत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देता हूँ। सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? रामस्वरूप कहता है कि बेत मुझे दे दीजिए, रख देता हूँ। और उनसे पूछते हैं कि मकान ढूंढने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद, खास कर नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि नहीं, तांगे वाले को पता था और हमें जब यहाँ आना था तो रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप, हाँ हाँ यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ यहाँ आए हो, आपकी बड़ी मेहरबानी है, किंतु मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैं अपने लिए खासी परेशानी कर दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा आपका काम है वैसा ही हमारा काम है। लड़कों की शादी तो करनी ही है, तो मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी है। रामस्वरूप, हाँ हाँ यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं, हाँ हाँ सेवक ही हैं। हाँ, थोड़ी देर बाद लड़के की तरफ मुख्तिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? आपस में बातचीत करते हैं और फिर लड़के की तरफ देखते हुए पूछते हैं कि कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वह लड़का बताता है कि कॉलेज की छुट्टी नहीं है, सप्ताह के आखिरी में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। रामस्वरूप उनके पढ़ाई के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं कि कोर्स ख़त्म होने वाला है, तो लड़का बोलता है 1 आध 2 साल में हो जाएगा। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों चौकड़ियाँ उठा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते वैसी भूख। वह बोलते हैं कि 1 साल तक यह बीमार हो गया था। हमारे ज़माने में स्कूल से आने के बाद दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी कचौड़ियाँ खाने के बाद भी भूख वैसी की वैसी ही रहती थी। यहाँ तक देख लिए। अब अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।